नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरिया मंच और मैं हूं उमाशंकर राय। मित्रों, बिहार में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। पहले चरण के चुनाव में बिहार के लिहाज से बम्पर वोटिंग हुई है। इसे लेकर राजनीतिक पंडित अपने अपने ढंग से कयास लगा रहे हैं। हालांकि इस बीच एनडीए के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार की भाजपा से नाराजगी जारी है। पटना में मोदी के रोड शो से दूरी बनाकर नीतीश कुमार ने अपने इरादे जाहिर कर दिए, तो वहीं जदयू कोटे से केंद्रीय मंत्री और कभी नीतीश कुमार के अत्यंत विश्वास पात्र रहे राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने एनडीए के सीएम फेस पर वही बात दोहरा दी जो अमित शाह दोहराते रहे हैं। ललन सिंह ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री का चुनाव एनडीए के विधायक गण करेंगे। यही वो बात है जिसे लेकर नीतीश व गुजरात लावी के बीच ठनी हुई है। नीतीश कुमार चाहते थे कि एनडीए की ओर से उन्हें सीएम का फेस घोषित कर चुनाव लड़ा जाए, जिस तरह से महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को सीएम का फेस घोषित किया गया है। लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अभी तक यह नहीं कहा है कि चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, जैसा कि 2005, 2010 और 2020 में भाजपा ने कहा था। वे यह जरूर कहते रहे हैं कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है, लेकिन वे ये नहीं कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे में प्रत्येक राजनीतिक पंडित यही कह रहा है कि भाजपा बिहार में भी महाराष्ट्र मॉडल लागू करने जा रही है। महाराष्ट्र में महायुति ने चुनाव तो शिवसेना के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री भाजपा के देवेंद्र फडणवीस बन गए थे। इसीलिए कहा जा रहा है कि चुनाव तो नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। ऐसे में सवाल है कि यदि अमित शाह नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे तो क्या नीतीश कुमार भाजपा का मुख्यमंत्री बनने दे सकते हैं? क्योंकि यदि अमित शाह अपनी पार्टी के चाणक्य हैं तो नीतीश कुमार भी बिहार के चाणक्य हैं। भाजपा की मंशा का संकेत चार चीजों से मिलता है। पहला, यह कि भाजपा का रिकॉर्ड है कि वह अपने सहयोगियों को ही कमजोर करती है। दूसरा, महाराष्ट्र का शिंदे फडणवीस प्रकरण। तीसरा, संकेत 2020 के चुनाव में नीतीश को कमजोर करने के लिए भाजपा द्वारा चिराग मॉडल का प्रयोग करना है। चौथा संकेत, अमित शाह द्वारा बार बार यह कहना कि मुख्यमंत्री का चयन चुनाव के बाद एनडीए का विधायक दल करेगा। यह बात परंपरा से थोड़ी हटकर है, क्योंकि एनडीए सन 2000 से ही बिहार विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार को सीएम का फेस घोषित कर चुनाव लड़ता रहा है। ऐसे में अमित शाह द्वारा यह कहना कि एनडीए विधायक दल मुख्यमंत्री का चुनाव करेगा, चीजों को साफ कर देता है। भाजपा के चाणक्य अमित शाह की राजनीतिक दक्षता और क्षमता को देखते हुए भले यह आसान लगे कि वे बिहार में भी अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बनवा लेंगे, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। बिहार में जिस तरह के समीकरण हैं, उसके मद्देनजर यह वर्तमान में संभव नहीं लगता है। जब हम बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू करने की बात करते हैं तो इसके लिए चुनाव परिणाम भी महाराष्ट्र जैसा आना अपरिहार्य है। यानी बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री केवल तभी बन सकता है जब भाजपा और चिराग पासवान की लोजपा आर मिलकर महाराष्ट्र के तरह का चुनाव परिणाम लाए। यानी अमित शाह के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भाजपा और लोजपा आर को मिलकर 80% से अधिक सीटें जीतनी होंगी। यानी 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा और लोजपा को मिलकर 100 से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी, तभी अमित शाह अपने मिशन में सफल हो पाएंगे। लेकिन भाजपा लोजपा आर मिलकर मात्र 130 सीटों पर ही लड़ रही है। वर्तमान में धरातल पर जो स्थिति दिख रही है उसे देखते हुए भाजपा लोजपा के लिए बिहार में 130 में से 100 सीटें जीत लेना संभव नहीं दिखता है। ऐसा किसी चमत्कार से ही संभव है जब ईवीएम से जीत निकलने लगे। दरअसल
इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जहां विरोधी गठबंधनों के बीच संघर्ष है, लड़ाई है, वहीं एक लड़ाई गठबंधनों के बीच गठबंधनों के अंदर सहयोगियों के बीच भी है। महागठबंधन में कांग्रेस व आरजेडी का संघर्ष थमता दिख रहा है, लेकिन एनडीए के अंदर बीजेपी और जदयू के बीच आंतरिक संघर्ष जारी है। इतना ही नहीं, चुनाव अभियान के दौरान ही भाजपा जदयू की तनातनी सामने आ गई, जब प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव सभा में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे और उनके पटना में रोड शो में भी नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। नीतीश और उनकी राजनीति को जानने वाले ही नहीं, बिहार की आम जनता भी यह समझती है कि भले नीतीश कुमार को एक बार फिर पलटी मारनी पड़े, राजद के साथ जाना पड़े, लेकिन वे भाजपा का मुख्यमंत्री बनते नहीं देख सकते। इधर यही स्थिति राजद की भी है। राजद की मजबूरी है कि भले उसे एक बार फिर नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़े और तेजस्वी यादव को तीसरी बार उप मुख्यमंत्री पद से ही संतोष करना पड़े, लेकिन वह किसी भी सूरत में भाजपा को बिहार में सत्तारूढ़ कर मोदी और अमित शाह को अधिक ताकतवर होते नहीं देख सकता है। ऐसे में यदि भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने पर राजी नहीं हुई और जदयू राजद कांग्रेस वीआईपी के गठजोड़ से सरकार बनने की सूरत पैदा होती है, तो लालू व नीतीश एक पल नहीं गवाएंगे और हाथ मिला लेंगे। ऐसे में जदयू के समर्थन से भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने की सूरत इस स्थिति में पैदा होती है कि भाजपा व लोजपा का स्ट्राइक रेट तो महाराष्ट्र जैसा रहे, लेकिन जदयू का स्ट्राइक रेट बहुत कम रहे। लेकिन यह संभव नहीं दिखता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाजपा लोजपा तो 80% से अधिक सीटें जीत ले, लेकिन उसी एनडीए से जदयू 50% से कम सीटें जीते। एनडीए जितनी सीटें जीतेगा उसी के अनुपात में जदयू भी सीटें जीतेगा। और ऐसा इसलिए कि इस बार जदयू उम्मीदवारों को हराने के लिए उनके सामने चिराग पासवान के उम्मीदवार नहीं हैं। इस गणित को हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं। बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 243 है और सभी 243 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। बहुमत का जादुई आंकड़ा यानी सरकार बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए। एनडीए में 5 दल बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम और आरएलएम यानी रालोमो शामिल हैं। इनमें बीजेपी और जदयू बराबर बराबर 101 और 101 सीटों पर, एलजेपी 29 सीटों पर लड़ रही है। वहीं हम और रालोमो भी 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एनडीए में बीजेपी और एलजेपी एक साथ दिख रही है। इनकी सीटों की कुल संख्या 101 जोड़ 29 बराबर 130 है। हम के मांझी और आरएलएम के कुशवाहा नीतीश के साथ हैं। हालांकि पलड़ा भारी हो रहे तो ये बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। फिलहाल इन्हें जदयू के साथ ही समझा जाए। ऐसे में भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा और लोजपा को अपनी कुल 130 सीटों में से 100 से अधिक सीटें जीतनी होंगी। ऐसा करने से महागठबंधन के पास इतनी सीटें नहीं होंगी कि नीतीश महागठबंधन के सहयोग से सरकार बना सकें। 100 से ऊपर सीट का मतलब है 80% का स्ट्राइक रेट। वैसे यदि एनडीए समग्र रूप से 70% सीटें भी जीत लेता है तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने की सूरत निकल सकती है, क्योंकि 70% का मतलब है 243 सदस्यीय विधानसभा में 170 सीटें। इसके बाद बचती है 73 सीटें। इनमें से लगभग 10 निर्दलीय व अन्य होंगे ही। अब बचती है 63 सीटें। यदि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज बहुत बेहतर प्रदर्शन करती है तो 15 सीटें जीत सकती है। 63 में से 15 घटाने पर बचती है 48 सीटें। अब यह सीटें महागठबंधन की होगी, लेकिन यदि महागठबंधन मात्र 48 सीटें ही जीतता है तो यह उसकी ऐतिहासिक हार होगी। लेकिन इस स्थिति में भी जदयू की 70 सीटें व महागठबंधन की 48 सीटें मिलकर 118 के आंकड़े पर तो पहुंच ही जाता है, यानी बहुमत से मात्र 4 सीटें कम। इस आंकड़े में यदि थोड़ी बहुत घटबढ़ हुई तो यह 122
के आंकड़े को भी छू सकता है। 10 निर्दलीय में से 4-5 ने भी यदि समर्थन दे दिया तो महागठबंधन की ऐतिहासिक हार के बावजूद नीतीश कुमार तेजस्वी और राहुल गांधी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। लेकिन यदि प्रशांत किशोर की पार्टी 15 से कम सीटें जीतती है तो नीतीश कुमार राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर बहुत आराम से सरकार बना सकते हैं। अब बात आती है अमित शाह के असली कौशल की, यानी क्या चाणक्य जदयू को ही तोड़कर अपनी सरकार बनवा सकते हैं। पार्टी तोड़ने के लिए 2/3 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, यानी जदयू के 70 विधायकों में से 40 विधायक तोड़ने होंगे। क्या इतनी बड़ी संख्या में चुने हुए विधायक नीतीश कुमार के साथ बगावत कर सकते हैं? यह संभव तो नहीं दिखता, क्योंकि खतरा भांपकर इस बार नीतीश कुमार ने टिकट बंटवारे की कमान खुद संभाल ली थी और जदयू के टिकट बंटवारे में इस बार अमित शाह के करीबियों की चली नहीं है। कुल मिलाकर बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू करना और नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाना आसान नहीं दिखता है। इसके लिए चुनाव परिणाम भी महाराष्ट्र वाला हासिल करना होगा, जहां भाजपा ने 88% सीटें जीती थी। महाराष्ट्र में भाजपा ने 88%, अजित पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 80% व शिंदे की शिवसेना ने 70% सीटें जीती थी। भाजपा ने महाराष्ट्र में 149 सीटों पर लड़कर 132 सीटें जीत ली थी। बिहार में भी उससे 80% से अधिक सीटें जीतनी होगी और जदयू को 60% के आसपास ही रोकना होगा। इस सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की हो जाती है कि वह कितनी सीटें जीतती है। प्रशांत किशोर तेजस्वी, नीतीश व अमित शाह के किसी भी समीकरण को गड़बड़ा सकते हैं। बहरहाल सबको इंतजार 14 नवंबर का है, जब ईवीएम खुलेंगी।